वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का करंट अफेयर्स रिवीजन फॉर प्रीलिम्स 2021 में। ज्योग्राफी के करंट अफेयर्स के रिवीजन का ये हमारा 11वां लेक्चर है। आज के इस सेशन में हम जुलाई महीने के ज्योग्राफी के करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे। इस सेशन का फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल एटलस ऑफ ग्लेशियर लीक्स के बारे में है। अभी हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने ग्लेशियर लीक्स का एक एटलस रिलीज किया है जो गंगा बेसिन में सिचुएटेड है। 4707 ग्लेशियर लीक्स को स्पॉट किया गया है, गंगा बेसिन में मैप किया गया है। ग्लेशियर लीक्स ऐसी लीक्स होती हैं जो ग्लेशियल एक्टिविटीज से बनती हैं। कोई ग्लेशियर खिसकता हुआ चला गया, उसके साथ कई सारा जो चट्टाने हैं, पत्थर हैं, डेब्रिस हैं, वो भी फिसलते हैं। वो कई बार मिट्टी को काट के डिप्रेशन क्रिएट कर देते हैं। फर्दर जो एग्जिस्टिंग डिप्रेशन है, जब ग्लेशियर पिघलता है तो वो पानी नदियों में न जाकर उन डिप्रेशंस में जाके इकट्ठा हो जाता है। तो इस प्रकार की लेक्स को कहा जाता है ग्लेशियर लेक्स। यहां पर जो मैपिंग की गई है ग्लेशियर लेक्स की, वो ऐसे लेक्स हैं जिनका स्प्रेड, जिनका एरिया 0.25 हेक्टेयर से अधिक है। ग्लेशियर लेक्स के इस मैप को तैयार करने के लिए हमने रिसोर्स सैट 2 का जो लीनियर इमेजिंग सेल्फ स्कैनिंग सेंसर 4 है, उसके सैटेलाइट डेटा का यूज किया है इसे मैप करने के लिए। जो एटलस है जिसे अभी तैयार किया गया है, यह आपको मिल जाएगा भुवन पोर्टल पे, जो नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर से बिलोंग करता है। फर्दर इंडिया का जो WRIS पोर्टल है, नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट की जो वेबसाइट है, इन सभी जगहों पर ये मैप आपको अवेलेबल मिलेगा। अगर हम NHP का जो ये भुवन पोर्टल है इसकी बात करें तो नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट या फिर NHP भुवन पोर्टल ये एक रिपोजिटरी है इंफॉर्मेशन की, जो कई सारे इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं NRSC के द्वारा। NRSC का यहाँ पर मतलब है नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, ठीक है। ये जो भी इनिशिएटिव्स लेते हैं उनका डेटा यहाँ पर इकट्ठा किया जाता है। जो भी नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट के तहत एक्टिविटीज की जाती हैं उनका भी डेटा यहाँ अवेलेबल होता है। पोर्टल एक प्रकार से फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप रिपोर्ट्स को डाउनलोड कर सकते हैं और जो भी नॉलेज प्रोडक्ट्स हैं जिन्हें NRSC ने डेवलप किया है। अगर हम नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट की बात करें, ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। इसे डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्स, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुविनेशन के द्वारा, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के तहत काम करती है, उन्होंने ही इसे लॉन्च किया था। और जब इसे लॉन्च किया गया था तो फाइनेंशियल मदद मिली थी हमें वर्ल्ड बैंक से। ऑब्जेक्टिव ये है कि जो वाटर रिसोर्स की इंफॉर्मेशन है वो हम सभी लोगों तक पहुंचाएं। फर्दर इंडिया की इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी को इनहेंस किया जाए ताकि हम अच्छी प्लानिंग बना सकें और पूरे भारत में जो वाटर रिसोर्सेज हैं उनका अच्छा मैनेजमेंट कर सकें। प्रोजेक्ट में 4 ब्रॉड कंपोनेंट्स हैं। एक तो इन सीटू मॉनिटरिंग सिस्टम, दूसरा है स्पेशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम, तीसरा है प्रमोटिंग वाटर रिसोर्स ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट एप्लीकेशन, और चौथा है स्ट्रेंथनिंग वाटर रिसोर्स इंस्टीट्यूशंस एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। इस पूरे इनिशिएटिव को इंप्लीमेंट किया जा रहा है नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर यानी कि NRSC के द्वारा। तो अब आइए एक रेफरेंस क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑब्वियसली ये ग्लेशियर लेक्स के ऊपर नहीं है, रेफरेंस क्वेश्चन है। इसमें आपसे पूछा गया है कि कौन से ग्लेशियर से कौन से रिवर निकलती है। पहला है बंदरपूंछ यमुना, दूसरा है बारहशिंगरी चेनाब, तीसरा मिलान मंदाकिनी, चौथा सियाचिन नुब्रा और पांचवा जेमू मानस। आपको बताना है कि कौन सा मैच सही है, कौन सा गलत है। अगर आप अपना जवाब सोच चुके हों, आपने अंदाज़ा लगाया हो तो ठीक है, नहीं तो इसका जो सही जवाब है दैट इज़ A 1, 2 and 4। मतलब ये और ये करेक्टली मैच्ड हैं और बाकी जो दोनों हैं तीसरे और पांचवें वो गलत हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल ताल वॉल्केनो के बारे में है। हाल ही में फिलीपींस ने एक इंक्रीज्ड अलर्ट लेवल जारी किया है ताल वॉल्केनो के लिए। 5 लेवल का जो स्केल है उसमें तीसरे लेवल का अलर्ट जारी कर दिया गया है। यह कहा गया कि अभी जो इरप्शन हुआ है ये फ्रिएटोमैग्नेटिक इरप्शन है। फ्रिएटोमैग्नेटिक इरप्शन होने का मतलब यह है कि उस इरप्शन में पानी और मैग्मा एक साथ किसी वॉल्केनो से निकलते हैं। फर्दर ये जो इरप्शन हुआ इसमें डार्क ग्रेइश प्लूम क्रिएट हुआ। प्लूम का मतलब होता है स्मोक का, एक बहुत बड़ी क्वांटिटी में स्मोक निकलता है और आसमान में जाके फैल जाता है। और जो प्लूम क्रिएट हुआ था ये आसमान में 1 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैल गया था। इसी वजह से आसपास के जो भी लोग थे उन्हें इवैक्यूएट किया जा रहा है। लगभग 17,000 लोगों को वहां से निकाला गया है ताकि अगर ये वॉल्केनो इरप्ट होता है तो लोगों की जान ना जाए। कहां है ये वॉल्केनो? इसको समझने से पहले आपको समझना होगा कि फिलीपींस कहां है। देखिए ये फिलीपींस की लोकेशन है। ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ में आप यहां पे जाते हैं तो आसियान कंट्रीज में ये लोकेशन है फिलीपींस की। फिलीपींस का बड़ा मैप यहां पर है। ये जो लोकेशन स्पॉट की गई है
यहां पर आपको मिलेगा टाल वॉल्केनो। इसे यहां पे जूम किया गया है, एक टाल लेक है, इसी टाल लेक के बीच में ये टाल वॉल्केनो है। तो लोकेशन तो आपने समझ ली। ये देखिए लुजोन आइलैंड पर है, जो फिलीपींस में मनीला से 50 किलोमीटर की दूरी पर है। फिलीपींस दो टेक्टोनिक प्लेट्स के बीच में सिचुएटेड है, एक तो फिलीपींस सी प्लेट और दूसरा यूरेशियन प्लेट। इसीलिए यहां पर अर्थक्वेक्स और वॉल्केनोज का होना बहुत ही स्वाभाविक है। दोनों प्लेट्स आप यहां पे देख सकते हैं। ये है फिलीपीन प्लेट, यहां पर है, ये फिलीपीन प्लेट है, ठीक है, यहां पर नाम मेंशन किया गया है। और ये है यूरेशियन प्लेट, ये पूरी यूरेशियन प्लेट है। तो चूंकि यहां पर टकराता है तो इसलिए यहां पर वॉल्केनोज का, अर्थक्वेक्स का आना बहुत ही स्वाभाविक सी बात है। टाल काफी एक्टिव वॉल्केनो है फिलीपींस का, बिकॉज रिंग ऑफ फायर पे सिचुएटेड है। यहां पर इंटेंस सिस्मिक एक्टिविटीज देखी जाती हैं। इसे कॉम्प्लेक्स वॉल्केनो की कैटेगरी में डाला गया है फिलीपीन इंस्टीट्यूट ऑफ वोल्केनोलॉजी एंड सिस्मोलॉजी। कॉम्प्लेक्स वॉल्केनो, जिसे कई बार कंपाउंड वॉल्केनो भी कहा जाता है, इसका मतलब क्या होता है? देखिए यूजुअली जो ज्वालामुखी होते हैं उनमें एक वेंट होता है या फिर एक माउथ होता है जहां से इरप्शन होता है, लेकिन जो कॉम्प्लेक्स वॉल्केनो होते हैं उनमें एक से ज्यादा वेंट होते हैं, एक से ज्यादा कोन होते हैं जहां से लगातार इरप्शन होता रहता है। इसका एक और बढ़िया एग्जांपल माउंट विसुवियस है, जो आपको इटली के वेस्ट कोस्ट पे मिलेगा। काफी अनप्रेडिक्टेबल है ये लगभग पिछले शताब्दी में 30 बार से ज्यादा बार इरप्ट हो चुका है और 2020 में ये मोस्ट रिसेंटली इरप्ट हुआ था। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल हीट डोम के बारे में है। हाल ही में ब्रिटिश कोलंबिया, जो कि कनाडा का एक प्रोविंस है, वहां पर एक जगह है लिटन नाम की। उस जगह पर जो टेम्परेचर था वो बहुत ज्यादा बढ़ गया, दैट वाज अप्रॉक्सीमेटली 49.5। ये अनयूजुअल है, वहां का टेम्परेचर बहुत ज्यादा नहीं जाता। इसकी वजह से जो हीट वेव्स आई, ओवरऑल जो ये पूरा फेनोमेना हमारे सामने आया, उसमें 486 लोगों की मौत हुई। जो डेथ टोल्स हैं वो बढ़ भी सकते हैं। एक वर्ड बीच बीच में बार बार आ रहा है कि ये हुआ बिकॉज ऑफ हीट डोम। देन व्हाट इज दिस हीट डोम? डोम आप समझते हैं, एक गुंबद जैसी आकृति, वो किसी भी चीज से बन सकती है ना। तो यहां पर जो हीट डोम क्रिएट हुआ है, इट वॉज अ काइंड ऑफ एयर पैकेट, एक ऐसा पैकेट जिसमें हवा बहुत गर्म थी और उसने एक एरिया को कवर करके रखा हुआ था। उस एरिया में जो लोग थे उन्होंने बहुत हाई टेम्परेचर फील किया और उससे काफी नुकसान हुआ। जो हीट डोम है वो तब क्रिएट होता है जब एटमॉस्फेयर में गर्म ओशन से आने वाली हवा ट्रैप हो जाती है। वो कुछ एक स्पेसिफिक एरिया पे डोम नुमा आकृति में ट्रैप्ड रहती है। वो ट्रैप क्यों हो जाती है? इसका रीजन ये है कि उसके अपर एटमॉस्फेयर में हाई प्रेशर बना होता है। वो हाई प्रेशर उस हवा को अपर एटमॉस्फेयर में जाने ही नहीं देता और रोक के रखता है। एक्चुअली में क्या होता है इसे समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप देखिए, ये लोकेशन है ब्रिटिश कोलंबिया की, जहां पर बहुत ज्यादा टेम्परेचर देखा गया, एंड दैट इज द लोकेशन लिटिल, जहां पर टेम्परेचर 49.5 डिग्री सेल्सियस का रिकॉर्ड किया गया। होता कैसे है? देखिए, बहुत स्ट्रॉन्ग हाई प्रेशर एटमॉस्फेरिक कंडीशंस बनती हैं एटमॉस्फेयर में, दैट इज बिकॉज ऑफ जेट स्ट्रीम। देखिए, ये जो जेट स्ट्रीम है ये जून जुलाई के महीने में नॉर्थवर्ड शिफ्ट हो जाती है। जेट स्ट्रीम अपर एटमॉस्फेयर में 20 से 50 हजार फीट की ऊंचाई पर बहने वाली तेज हवाएं होती हैं। देखिए होता क्या है, ये देखिए यूएसए है, ये कनाडा का हिस्सा है, ये है पैसिफिक ओशन का ईस्टर्न पार्ट। जो पैसिफिक ओशन का वेस्टर्न पार्ट है वहां पर पानी गर्म होता है और उसकी वजह से कांटेक्ट में आने वाली हवा गर्म होकर ऊपर जाती है, वो वेस्टर्लीज के प्रभाव में आती है। उसके बाद उसे सबसाइड होना होता है या तो सेंट्रल पैसिफिक में या फिर ईस्ट पैसिफिक में, लेकिन वो इस जेट स्ट्रीम के प्रभाव में आ जाती है। वो जेट स्ट्रीम इसे खींचकर उस हवा को यहां जो लैंड वाला एरिया है वहां पर लेकर आ जाती है। अब यहां पर लैंड पर जब वो कांटेक्ट में आती है हवा, तो यहां पर गर्म हो जाती है, गर्म हवा ऊपर जाती है, अपर एटमॉस्फेयर में ये हवा जाने की कोशिश करती है, लेकिन इसके ऊपर जो हाई प्रेशर जोन क्रिएट होता है बिकॉज ऑफ दैट जेट स्ट्रीम, वो इसे ट्रैप कर लेता है और वापस से नीचे ढकेल देता है। तो ये हवा ऊपर जाने की कोशिश तो करती है लेकिन जा नहीं पाती, और जब ये हवा वापस से नीचे आती है तो फिर से गर्म होती है, फिर से ऊपर जाती है। तो यहां पर जो टेम्परेचर होता है वो काफी तेजी से राइज हो जाता है और ये एक डोम नुमा स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है जो गर्म हवाओं से बना होता है। ये आपने समझ लिया। तो एक्चुअली में ये कन्वेक्शन प्रोसेस की वजह से होता है। वही बात है कि वेस्टर्न पैसिफिक में हवा गर्म होकर ऊपर उठती है, सेंट्रल या ईस्टर्न पैसिफिक में गिरना होता है,
ये हॉट एयर जो नदन शिफ्ट होता है जेट स्ट्रीम का, उसके ट्रैप में आकर लैंड वाले एरिया में आ जाती है और फिर वहां पर ये सिंक कर जाती है और फिर ये ऊपर नहीं उठ पाती बिकॉज ऑफ दैट हाई प्रेशर जोन। ठीक है, इसका देखिए इंपैक्ट क्या होता है। चूंकि काफी तेजी से टेम्परेचर अचानक बढ़ जाता है तो कई लोग इसे झेल नहीं पाते, मौत हो जाती है उनकी। जिनको पहले से ही कोई प्रॉब्लम होती है वो इससे ज्यादा प्रभावित होते हैं। क्रॉप्स डैमेज हो जाती हैं, वेजिटेशन ड्राई हो जाता है, ड्रॉट की कंडीशन बन सकती है। एनर्जी डिमांड काफी तेजी से बढ़ जाती है बिकॉज जब गर्मियां बढ़ेंगी तो लोग ज्यादा ऐसे इक्विपमेंट खरीदेंगे जो ठंडा कर सकते हो, लाइक एसी, रेफ्रिजरेटर, और वो बिजली की डिमांड करते हैं। इससे वाइल्ड फायर भी लग सकती है, आग लग सकती है। तो ये सारे फेनोमेना हो सकते हैं अगर हीट डोम की सिचुएशन क्रिएट होती है तो। नेक्स्ट आर्टिकल है वो मिस्री चेरीज के बारे में है। फर्स्ट कमर्शियल शिपमेंट मिस्री वैरायटी का गया है कश्मीर वैली से दुबई। देखिए जो मिस्री वैरायटी है चेरी की, ये ना केवल बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है, डेलिशियस होती है, बल्कि इसमें बहुत सारे विटामिन, मिनरल्स और प्लांट कंपाउंड्स भी होते हैं जो हेल्थ के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होते हैं। यूनियन टेरिटरी ऑफ जो जम्मू एंड कश्मीर है, ये भारत की 95% कमर्शियल वैरायटी ऑफ चेरीज का प्रोडक्शन करता है। यहाँ पर 4 वैरायटीज मिलती हैं, डबल, मखमली, मिश्री और इटली। इतना काफ़ी है इस आर्टिकल के बारे में। आर्टिकल भालिया व्हीट के बारे में है। भालिया व्हीट जिसे जीआई टैग भी दिया गया है, इसका पहला शिपमेंट अभी कीनिया और श्रीलंका को पहुंचा गुजरात से। इसी वजह से ये न्यूज़ में आया। जो भालिया व्हीट है इसे दौदखानी व्हीट के नाम से भी पुकारा जाता है। ये लंबे लंबे दानों वाला गेहूं होता है जो कि गल्फ ऑफ खंभात के नॉर्थ में जो भाल रीजन है गुजरात का, वहां पर उगाया जाता है। बहुत ज़्यादा प्रोटीन इसमें होता है और इसका टेस्ट भी मीठा होता है, तो लोग इसे काफ़ी पसंद करते हैं। भालिया व्हीट में आपको अच्छी मात्रा में ग्लूटेन मिल जाएगा जो कि एक प्रकार का अमीनो एसिड होता है। इसकी एक खास बात यह है कि ये रेन फेड कंडीशन में भी उगाया जा सकता है। जहां पर पानी की कमी हो उन जगहों पर भी इसकी अच्छी उपज हो जाती है। इसे 2011 में जीआई टैग दिया गया था। आर्टिकल है वो हैती के बारे में है। अभी हाल ही में खबर आई कि जो हैती के प्रेसिडेंट रहे जोवेनेल मोइज, उनकी उनके घर में घुसकर हत्या कर दी गई। जो वहां की कैपिटल है पोर्ट ऑफ प्रिंस, वहां पर जो उनका आवास था, उनके घर में कुछ हमलावर घुसे और उन्हें गोलियों से भून दिया। खैर, हैती में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का एक पुराना इतिहास रहा है। या तो वहां के प्रेसिडेंट्स को मार दिया जाता है या फिर सत्ता पलट कर दिया जाता है। तो ये काफ़ी आम है और वहां पर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इस वजह से बनी रहती है। हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है दैट इज द लोकेशन ऑफ हैती, बिकॉज यूपीएससी लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हैती जो है वो हिस्पैनियोला आइलैंड पर सिचुएटेड है। हिस्पैनियोला आइलैंड का लिटरल मतलब होता है स्पेनिश आइलैंड, बिकॉज ये कभी स्पेन की कॉलोनी हुआ करती थी, तो इस पूरे आइलैंड को ही हिस्पैनियोला आइलैंड कहा जाने लगा। ये ग्रेटर एंटिलीज में सिचुएटेड है। देखिए ये कैरेबियन सी का रीजन है, ये यूएस का है फ्लोरिडा, इसके नीचे यहां पर आपको दिख रहा है क्यूबा, और यहां पर ये जो आइलैंड आपको दिख रहा है इसे ही कहा जाता है हिस्पैनियोला आइलैंड। इस आइलैंड में आपको मिलेंगे 2 देश, एक तो डोमिनिकन रिपब्लिक और दूसरा हैती। तो इसके ईस्टर्न पार्ट में है डोमिनिकन रिपब्लिक और इसके वेस्टर्न पार्ट में है हैती। तो हैती की लोकेशन आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, मतलब ये साउथ अमेरिका के ऊपर जो कैरेबियन रीजन है वहां पर सिचुएटेड है। ये ग्रेटर एंटिलीज में है, मतलब ये जो पूरे आइलैंड्स हैं इनको ग्रेटर एंटिलीज कहा जाता है, और इन आइलैंड जो छोटे छोटे आइलैंड्स हैं इनको लेसर एंटिलीज कहा जाता है। तो ये डिवीजन है इन आइलैंड्स का। तो ये ग्रेटर एंटिलीज में आपको यहाँ पे हैती मिलेगा। तो ये तो आपने समझ लिया। फर्दर आप ये भी देखिए कि इसके ईस्ट में आपको क्यूबा और जमैका मिलेंगे, बिल्कुल क्लियर है। ये है हैती, इसके पूर्व में यहां पर है क्यूबा और यहां पर है जमैका, यू कैन सी दैट। इसके अलावा साउथ में आपको बहामास और टर्क एंड कॉइकोस आइलैंड मिलेंगे। तो इसके साउथ में आइए, यहां पर देखिए, मतलब ये उनके साउथ में है, ये है बहामास और ये है टर्क्स एंड कॉइकोस आइलैंड। तो इनके साउथ में यहां पर हैती है। तो लोकेशंस आप बिल्कुल क्लियरली देख पा रहे हैं। अगर आप केवल इस आइलैंड की बात करें जिसे आप हिस्पैनियोला आइलैंड बोल रहे हैं, तो ये जो आइलैंड है इसका अगर आप 8 हिस्सा करें तो 8 में से 3 हिस्सों पर आपको हैती मिलेगा, और ये डोमिनिकन रिपब्लिक जो कंट्री है उसके साथ अपना बॉर्डर शेयर करती है। फर्दर 27,750 किलोमीटर का पूरा इनका एरिया है। इस लिहाज से ये कैरेबियन रीजन में तीसरी सबसे बड़ी कंट्री है। सबसे बड़ी ऑब्वियसली क्यूबा है, दूसरे नंबर पर डोमिनिकन रिपब्लिक का नाम आता है, तीसरे पे हैती है। इसकी जो कैपिटल है दैट इज पोर्ट ऑफ प्रिंस। ठीक है, अब हमने काफी डिटेल में हैती की लोकेशन देखी।
तो क्या यूपीएससी इस प्रकार की लोकेशंस पर क्वेश्चन पूछती है? ऑब्वियसली पूछती है। देखिए सिमिलर क्वेश्चन 2018 में पूछा गया था, ऑब्वियसली हैती पे नहीं पूछा गया था, बट अगर कोई लोकेशन न्यूज में है तो प्रश्न आने की संभावना रहती है। आपसे पूछा गया था कि कौन सी लोकेशन कौन से देश में है, कैटेलोनिया स्पेन, क्रीमिया हंगरी, मिंदनाओ फिलीपींस और ओरोमिया नाइजीरिया। आपको बताना था कौन सा पेयर सही है कौन सा गलत है। तो जो सही जवाब है दैट इज सी, यानी कि 1 और 3 करेक्ट है। कैटेलोनिया स्पेन में है, मिंदनाओ फिलीपींस में है, लेकिन क्रीमिया एज यू नो यूक्रेन में है। और अगर आप ओरोमियो की बात करेंगे तो ओरोमियो इथियोपिया में है। तो ये बाकी गलत हो गया। आर्टिकल है वो काबो डेलगाडो के बारे में है। काबो डेलगाडो ये एक जगह का नाम है। यूरोपियन यूनियन ने भी हाल ही में मिलिट्री ट्रेनिंग मिशन अप्रूव कर दिया है काबो डेलगाडो में। यहाँ पर लिखा है ना मोजाम्बिक, तो ये मोजाम्बिक में है। क्यों अप्रूव किया गया है? ताकि वहाँ पर जो आर्म्ड फोर्सेस हैं उनको सपोर्ट किया जा सके कि वो अपनी सिविलियन पॉपुलेशन को प्रोटेक्ट कर सके। कुछ भी हम समझें उसके पहले आप लोकेशन देखिए। ये है अफ्रीका का देश मोजाम्बिक। बड़े मैप में देखिए, ये पूरा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है। यहाँ पर मेडागास्कर है इंडियन ओशन रीजन में, और ये जो है ये मोजाम्बिक है। वैसे मेडागास्कर भी अफ्रीका में ही आता है। तो मेडागास्कर के आपको वेस्ट में मिलेगा मोजाम्बिक। मोजाम्बिक का जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है ये है नॉर्थ और ये है ईस्ट। तो जो ये वाला रीजन है ना, इसी रीजन को कहा जाता है काबो डेलगाडो। ठीक है, काबो डेलगाडो में जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप हैं उनका काफ़ी ज़्यादा प्रभाव है। आईएसआईएस और उनके आतंकी अक्सर वहाँ के लोगों को जान से मारते रहते हैं, गांवों में आग लगा देते हैं, लोगों को कंपेल करते हैं कि वो जो आतंकवादी संगठन है उनको ज्वाइन करें, और अगर वो मना कर देते हैं तो उनका गला काट दिया जाता है। ऐसी कई सारी घटनाएं पास्ट में हुई हैं। वहाँ की जो मिलिट्री फोर्सेस हैं, आर्म फोर्सेस हैं, वो खुद को कैपेबल फील नहीं करते कि लोगों को प्रोटेक्ट कर सकें। इन दैट केस अभी यूरोपियन यूनियन आगे आया है। उन्होंने कहा है हम आपको ट्रेन करेंगे कि आप कैसे अपनी सिविलियन पॉपुलेशन को इन एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स से बचा सकते हैं। तो मोजाम्बिक का नॉर्थ नदर्न मोस्ट प्रोविंस है, आप देख ही चुके हैं। नॉर्थ ईस्ट में आपको मिलेगा, वो भी आपने देख लिया। तंजानिया इसके नॉर्थ में है, वहाँ से ये बॉर्डर करता है। इस मैप में देखोगे तो ये दिख जाएगा, ये तंजानिया है। तंजानिया से ये रीजन टच करता है। हम पार्टिकुलरली इस रीजन की बात कर रहे हैं। जो रीजन है यहाँ पर जो एथनिक स्ट्रॉन्ग होल्ड है वो मकोंडा ट्राइब का है, मतलब ये मेजोरिटी में है। इसके अलावा 2 लीडिंग एथनिक माइनॉरिटीज भी हैं, दैट इज मकुआ और मोआनी। तो आप इस रीजन का नाम याद रखिएगा, काबो डेलगाडो। कई बार यूपीएससी पूछती है कि कौन सा रीजन कहाँ से बिलोंग करता है, तो याद रहना चाहिए ना। नेक्स्ट आर्टिकल मॉन्क फ्रूट के बारे में है। मॉन्क फ्रूट को चाइना से लाकर इंडिया में इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। इसके ट्रायल्स हो रहे हैं हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में। इन ट्रायल्स को कंडक्ट किया जा रहा है पालमपुर बेस्ड काउंसिल ऑफ साइंटिफिक रिसर्च एंड इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायो रिसोर्स टेक्नोलॉजी, शॉर्ट में CSIRIHBT के द्वारा। देखिए जो फ्रूट है मॉन्क फ्रूट, जैसा नाम से स्पष्ट है, मॉन्क से कुछ न कुछ इसका रिलेशन होगा। ये नॉन कैलोरिक नेचुरल स्वीटनर है, मतलब मीठा बहुत होता है लेकिन कैलोरी बहुत ज्यादा नहीं होती। अगर आप शुगर केन की बात करें तो ये इससे 300 गुना ज्यादा मीठा होता है। जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, उन्हें इससे कुछ खास नुकसान नहीं होगा। ये कई तरीके की लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज में कारगर साबित हो सकता है, लाइक इंसुलिन रेजिस्टेंस, टाइप 2 डायबिटीज, लीवर प्रॉब्लम, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, हार्ट डिसीज, इन सब में फायदेमंद है। जो इसका एक्सपोर्ट है वो काफी तेजी से बढ़ रहा है इंडिया में। कोशिश की जा रही है कि इसे यहां पर इंट्रोड्यूस किया जाए, इनफैक्ट इंटरनेशनल मार्केट में भी। बुद्धिस्ट मॉन्क्स ने इसे सबसे पहले इस्तेमाल किया था, इसीलिए इसे मॉन्क फ्रूट नाम दे दिया गया। प्रोफेसर GW ग्रॉफ ने इसे 20वीं सेंचुरी में इंडिया में इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की थी, बट इसमें फल नहीं आए। एनवायरमेंटल कंडीशन की बात करें तो ये ईयर लॉन्ग एक्टिव रहने वाला क्रॉप है। 4 से 5 साल तक ये एक्टिव रहता है, मतलब फ्रूटनिंग वगैरह होती है। पौधे को लगाने के 8 से 9 महीने बाद इनमें जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाता है। माउंटेन वाले रीजन में होते हैं। 16 से 20 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होना चाहिए। बहुत स्लो ग्रोथ होती है इनकी सीड जर्मिनेशन की। इनका फ्लावरिंग पैटर्न, पॉलिनेशन बिहेवियर, फ्रूट सेटिंग टाइम, इन सबको इसीलिए हम डॉक्यूमेंट कर रहे हैं ताकि इंडिया में से अच्छे से इंट्रोड्यूस किया जा सके। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल मेकेदातु डैम प्रोजेक्ट के बारे में है। इसके पहले भी ये डैम न्यूज में आया था और हमने इस पर विस्तार से चर्चा की थी 28 मई को। खैर, मेकेदातु प्रोजेक्ट है ये कावेरी नदी जो कि कर्नाटका से होते हुए तमिलनाडु में एंटर करती है। तमिलनाडु के बॉर्डर के पास मेकेदातु में एक डैम बनाने का प्लान बनाया है कर्नाटका ने, जिस पर बहुत ही सख्ती से आपत्ति जताई गई है तमिलनाडु के द्वारा। तमिलनाडु का कहना है कि ऐसा करके तो आप पूरा पानी रोक लेंगे कर्नाटका में ही, और तमिलनाडु के लोगों को पानी नहीं मिलेगा। कर्नाटका की सरकार का यह कहना है कि हम जो डैम बना रहे हैं इसके जरिए हम केवल बरसात में जो एक्सेस पानी होता है उसे स्टोर करेंगे और तमिलनाडु की वाटर सप्लाई पर इससे कुछ खास प्रभाव नहीं पड़ेगा।
इनफैक्ट अगर तमिलनाडु को बाद में वाटर स्कैर्सिटी होती है तो हम इस डैम की मदद से उन्हें भी वाटर की सप्लाई कर पाएंगे। लेकिन तमिलनाडु इससे कन्विंस्ड नहीं है। उनका यह मानना है कि अगर कोई नदी दो राज्यों से होकर गुजरती है तो जो लोअर रिपेरियन स्टेट है यानी कि तमिलनाडु, इनकी अनुमति के बिना जो अपर रिपेरियन स्टेट है यानी कि कर्नाटका कोई डैम नहीं बना सकता। इस बात को लेकर इन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट से के सामने ये बात भी रखी थी, इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट में भी अपनी प्ली रखी थी। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी अश्योरेंस दिया है कर्नाटका की सरकार को कि जो मेकेदातु डैम प्रोजेक्ट है, जब तक इसकी डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट को कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी अप्रूव नहीं कर देती, तब तक इस प्रोजेक्ट पर कोई भी काम नहीं किया जाएगा। मेकेदातु जिसका मतलब होता है गोट्स लीप यानी कि बकरी की छलांग, ये एक डीप गॉर्ज में बनाया जाने का प्लान है जो कि वहां पर है जहां पर कावेरी की ट्रिब्यूटरी अर्कावती कावेरी से मिलती है। इस पूरे प्रोजेक्ट की कॉस्ट 9,000 करोड़ रुपए है। इससे प्लान है कि बेंगलुरु सिटी को वाटर सप्लाई दी जाएगी, पानी को जो भी स्टोर किया जाएगा। हालांकि तमिलनाडु ये कह रहा है कि शुरू में तो ये बोल रहे हैं कि केवल हम ड्रिंकिंग वाटर स्टोर करेंगे, लेकिन एक बार डैम बन गया तो ये इस पानी का इस्तेमाल इरिगेशन के लिए भी करेंगे। फर्दर 400 मेगावाट का पावर प्लांट भी स्टैब्लिश करने का प्लान बनाया गया है। अगर बात करें कावेरी रिवर के बारे में तो ये वेस्टर्न घाट के ब्रह्मगिरी हिल्स में वेस्टर्न कर्नाटका का जो स्टेट है वहां पर राइज होती है। वेस्ट कर्नाटका का जो वेस्टर्न रीजन है, साउथ वेस्टर्न रीजन है, ठीक है। जो रिवर बेसिन है इसमें 3 स्टेट और 1 यूटी कवर होता है। जो स्टेट्स हैं 2000 तमिलनाडु, कर्नाटका और केरला, यूटी में आएगा पुदुचेरी। इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं हेमावती, लक्ष्मण तीर्थ, काबिनी, अमरावती, नोएल और भावनी रिवर। मेट्टूर डैम इरिगेशन और हाइडल पावर प्रोजेक्ट के तौर पर तमिलनाडु में इसी नदी पर बनाया गया है। ये देखिए यहां पर है मेट्टूर डैम। नेक्स्ट आर्टिकल आल्प्स पर्वत के बारे में है। ईटीएस टेक्निकल यूनिवर्सिटी जो ज्यूरिख की है, स्विट्जरलैंड की, उन्होंने ये कहा कि क्लाइमेट चेंज की वजह से जो स्विट्जरलैंड में आल्प्स पर्वत का इलाका है उसके लैंडस्केप में काफी बदलाव आ गया है। ठीक है, अगर आप आल्प्स पर्वत की बात करें तो देखिए ये है यूरोप, यूरोप में ये है इटली जो कि मेडिटेरेनियन सी में आपको झुका हुआ दिखेगा। इसके नॉर्थ के हिस्से में ये आल्प्स पर्वत है जो कि कई सारे देशों में एक्सटेंडेड है। तो ये रग्ड रिलीफ और हाई कॉनिकल पीक्स वाला माउंटेन है, यंग फोल्ड माउंटेन है, काफी यंग है, ये बहुत पहले नहीं बना हुआ है। अगर आप जियोलॉजिकल फॉर्मेशन के टाइम के हिसाब से देखेंगे तो ये कई सारे देशों में फैला हुआ है, लाइक फ्रांस, इटली, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया, हर्जेगोविना, मोंटेनीग्रो, सर्बिया, अल्बानिया, इन सभी देशों के हिस्से कहीं ना कहीं से टच होते हैं। लेकिन अगर आप सही शब्दों में कहना चाहें कि कौन सी कंट्रीज अल्पाइन कंट्रीज हैं तो आप ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड का नाम ले सकते हैं, क्योंकि मेनली इन देशों में आपको ये पर्वत ज्यादा एक्सटेंसिवली मिलेंगे। माउंट ब्लैंक है यहां पर जो कि फ्रांस और इटली के बॉर्डर पे है। ये 4,809 मीटर ऊंचा है और आल्प्स की हाईएस्ट पीक है, हाईएस्ट माउंटेन है। उसमें कई सारी पीक्स हैं आल्प्स में, 2000 माउंट ब्लैंक, माउंट रोजा, डॉम और ग्रैंड कॉम्बिन। क्या निकल के आया इस स्टडी में? स्टडी में यह बोला गया कि बर्फ के पिघलने की वजह से 1000 से अधिक ग्लेशियर्स के पिघलने की वजह से 1000 से अधिक नई लेक्स बन गई हैं। ये रैपिड क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहा है। 1850 में एक छोटा सा आइस एज खत्म हुआ था, तब लगभग 1200 लेक्स बनी थी, उनमें से 1000 अभी भी एग्जिस्टेंस में है। और इन नई लेक्स का बनना दिखाता है कि क्लाइमेट चेंज बुरी तरीके से अफेक्ट कर रहा है। देखिए लोकेशन ऑफ प्लेटूज या माउंटेन्स पर क्वेश्चन पूछे गए हैं। 2013 में ये प्रश्न आया था, आपको बताना था कि कौन सा ज्योग्राफिकल रीजन कहां पर है। एबिसिनियन प्लेटू अरेबिया, एटलस माउंटेन नॉर्थ वेस्टर्न अफ्रीका, गुयाना हाईलैंड साउथ वेस्टर्न अफ्रीका और ओकावांगो बेसिन पैटागोनिया। कौन सा सही है आपको बताना था। सही जवाब है एटलस माउंटेन। ये नॉर्थ वेस्टर्न अफ्रीका में आपको मिलेगा। ये अफ्रीका है, ये इसका नॉर्थ है, ये इसका वेस्ट है और यहां पर है एटलस माउंटेन। तो आप देख सकते हो सही जवाब ये है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल लिवरपूल के बारे में है। लिवरपूल को अभी यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस से बाहर कर दिया। जो यूएन की कमेटी थी उन्होंने ये कहा कि यहां पर जो लगातार डेवलपमेंट्स किए जा रहे हैं इसकी वजह से अब ये वर्ल्ड हेरिटेज का स्टेटस नहीं रख सकता अपने पास। लिवरपूल एक सिटी है जो कि रिवर मर्सी के किनारे है इंग्लैंड में। ये यूनेस्को की कमेटी ने डिसीजन लिया, चाइना में जो मीटिंग हुई थी उसमें सीक्रेट बैलेट के माध्यम से। यूनेस्को ने पहले ही धमकी दी थी वैसे इनको। देखिए 2004 में इस लोकेशन को यूनेस्को हेरिटेज का स्टेटस दिया गया था, लेकिन वहां पे बहुत सारा डेवलपमेंट काफी तेजी से होने लगा, फिजिकल डेवलपमेंट जो हम करते हैं। तो 2012 में इनसे कहा गया था कि अगर आप ऐसा करोगे तो फिर हम आपको बाहर कर देंगे। ये मान नहीं रहे थे। अभी कुछ समय पहले वहां पर एक स्टेडियम भी बनाया गया, न्यू एवर्स्टेन FC स्टेडियम। उसके बाद उन्होंने कहा कि देखिए आप ये जो हिस्टोरिक साइट है इसकी इंपॉर्टेंस को खत्म कर रहे हैं तो हम आपको बाहर कर रहे हैं।
तो ये काफी निराशाजनक रहा लिवरपूल के लोगों के लिए और इनफैक्ट इंग्लैंड के लिए भी। नेक्स्ट आर्टिकल नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन प्रोजेक्ट के बारे में है। यूएसए ने अभी हाल ही में नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने का अप्रूवल दे दिया है, जो कि रशिया और जर्मनी के बीच में बन रहा है। देखिए, ये है नॉर्ड स्ट्रीम 1। अगर ये 2 है तो 1 भी होगा ना कुछ। 1 ये ग्रीन वाला है जो यहां से जा रहा है। ये जो 1 है नॉर्ड स्ट्रीम 1, इसको 2010 में स्टार्ट किया गया था और ये 2011 में कंप्लीट हो गया। इसके बाद जो नेचुरल गैस की सप्लाई है उसे, ये रशिया है, ठीक है, और ये है जर्मनी। ये दोनों नॉर्ड स्ट्रीम प्रोजेक्ट्स जो हैं वो रशिया को जर्मनी से कनेक्ट करते हैं थ्रू पाइपलाइन, जिससे नेचुरल गैस की सप्लाई होगी। तो 2015 में इन्होंने प्लान किया कि इस कैपेसिटी को एनहेंस करने के लिए हम दूसरा इनिशिएटिव स्टार्ट करते हैं, दैट विल बी नॉर्ड स्ट्रीम 2। तो जो नॉर्ड स्ट्रीम 2 है वो रशिया के उस लुगा से चलेगा और जो ग्रिफ्सवॉल्ड है उसको जर्मनी के कनेक्ट करेगा। ये येलो कलर डॉटेड जो है ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। बहुत थोड़ा सा प्रोजेक्ट, मतलब 98% कंप्लीट हो चुका है। लेकिन इसका यूएसए विरोध कर रहा था, बिकॉज अगर इतनी बड़ी मात्रा में रशिया नेचुरल गैस की सप्लाई यूरोपियन रीजन में करेगा तो ऑब्वियसली जो प्रभाव है यूएसए का वो कम होगा। इवन उन्होंने सैंक्शंस लगाए। जो 5 कंपनीज इन्वॉल्व थी रशिया के साथ इसमें, वो कंपनीज उन देशों से हैं जो यूएसए की अलाइड हैं, तो उन्हें भी प्रॉब्लम हो रही थी। तो कॉन्टेक्स्ट ये निकल के आया कि यूएसए ने अभी अप्रूव कर दिया कि ठीक है, अपना प्रोजेक्ट आप कंप्लीट कर लो, तो काफी सहूलियत हो गई। तो ये जो नॉर्ड स्ट्रीम 2 प्रोजेक्ट है, आप वो समझ गए कि रशिया से जर्मनी के बीच में है। 2015 में स्टार्ट किया गया था। रशिया की एक बहुत बड़ी कंपनी है नेचुरल गैस के लिए, दैट इज गैज़प्रोम। उन्होंने स्टार्ट किया था 5 यूरोपियन फर्म्स के साथ एग्रीमेंट करके। $11 बिलियन का ये पूरा प्रोजेक्ट है। 1200 किलोमीटर लंबी ये पाइपलाइन है जो कि रशिया के उस लुगा से जर्मनी के ग्रेफ्सवॉल्ड को कनेक्ट करेगी और 55 बिलियन क्यूबिक मीटर गैस पर ईयर ट्रांसफर करने में कैपेबल है। अंडर कंस्ट्रक्शन जो पाइपलाइन है, मतलब ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, केवल 2% बची हुई है। ये नॉर्ड स्ट्रीम 1 के बाद स्टार्ट की गई और इसके तैयार हो जाने के बाद जो रशिया से यूरोपियन रीजन में नेचुरल गैस की सप्लाई है वो 110 बिलियन क्यूबिक मीटर पर एनम की हो जाएगी टू जर्मनी। वहां से फिर ये बाकी रीजन में जा सकती है। ये पाइपलाइन जर्मनी और डेनमार्क से गुजरते हुए फ्लो कर रही है, बाल्टिक रीजन से होते हुए, मतलब उनको ये कनेक्ट करेगी और 98% अभी कंप्लीट हो चुकी है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल फॉस्फोरस रॉक्स के बारे में है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स ने पार्लियामेंट को इन्फॉर्म किया कि हम इंडिजीनियस डिपॉजिट्स ढूंढ रहे हैं फॉस्फेटिक रॉक्स के और वहां से हम फास्फोरस निकालेंगे और ये आत्मनिर्भर भारत की ओर हमारा कदम होगा फर्टिलाइजर प्रोडक्शन में, बिकॉज फर्टिलाइजर्स को बनाने में फॉस्फोरस का इस्तेमाल किया जाता है। फॉस्फोरस रॉक्स या फॉस्फेट रॉक्स एक्चुअली में अनप्रोसेस्ड ओर होते हैं जिनसे हमें फॉस्फोरस मिलता है। जो फॉस्फेट रॉक्स होती हैं ये सेडिमेंट्री भी हो सकती हैं और इग्नेस भी हो सकती हैं। ज्योग्राफी में आप पढ़ते हैं ना, सेडिमेंट्री जो वेरियस डिपोजिशंस के बाद बनता है, इग्नियस जो लावा या मैग्मा के सॉलिडिफाई होने के बाद रॉक्स बनती हैं। वैसे देखिए, सबसे आसान तरीका इन रॉक्स को पाने का होता है कि इन्हें माइन कर लिया जाए, जहां ये मिलते हों, जहां इनके डिपॉजिट्स हों। इनका इस्तेमाल जो भी वर्ल्ड वाइड फॉस्फेट हम कलेक्ट करते हैं उसका इस्तेमाल 85% फर्टिलाइजर्स बनाने में किया जाता है। एनपीके जो हम फर्टिलाइजर के रूप में इस्तेमाल करते हैं इसमें पी फॉस्फोरस है, मतलब फर्टिलाइजर्स में ये काफी इंपॉर्टेंट है, जो प्लांट्स के लिए बहुत जरूरी होता है। मिलता कहाँ है? देखिए, फॉस्फेट रिच मटेरियल जो है वो हमें मरीन इन्वायरमेंट में मिल जाता है, वहां से हमें निकाल के उसमें से फास्फोरस निकाल लेना होता है। सेडिमेंट्री डिपॉजिट्स की आप बात करें तो ये हमें दुनिया में चाइना, मिडिल ईस्ट, नदर्न अफ्रीका, यूनाइटेड स्टेट्स में लार्जली मिलते हैं और इग्निस रॉक्स के फॉर्म में जो फॉस्फोरस है वो हमें ब्राजील, कनाडा, फिनलैंड, रशिया, साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे में मिलता है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल सतलुज रिवर के बारे में है। सतलुज रिवर में जो पोल्यूशन हो रहा है उसकी वजह से सीरियस हेल्थ थ्रेट्स देखे जा रहे हैं उन लोगों में जो इंदिरा गांधी कैनाल के आसपास रहते हैं, बिकॉज इंदिरा गांधी कैनाल में जो पानी आता है वो सतलुज नदी से ही आता है। अगर आप इंदिरा गांधी कैनाल को मैप में देखना चाहें तो यहां देखिए, ये इंदिरा गांधी कैनाल है जो कि राजस्थान के वेस्टर्न हिस्से में बनाई गई है। ये भारत की सबसे लंबी कैनाल है जो कि राजस्थान के एरिड रीजन में पानी पहुंचाती है। बात करते हैं सतलुज रिवर की। इसका एंशिएंट नाम जराद्रोस हुआ करता था। एंशिएंट ग्रीक लोग इसे ये नाम देते थे। संस्कृत नाम जो इसका पुराना हमें मिलता है दैट इज सुतुद्री या फिर सताद्रो। 5 ट्रिब्यूटरीज हैं इंडस रिवर की, ये उनमें सबसे लंबी है। 5 ट्रिब्यूटरीज हैं, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज। सतलुज सबसे लंबी है, ठीक है। फर्दर अगर आप इसके ओरिजिन की बात करें तो साउथ वेस्टर्न तिब्बत में लेक लांगा है जहां पर ये ओरिजिनेट होती है हिमालयाज के नदर्न स्लोप पे। पहले ये नॉर्थ वेस्टवर्ड फ्लो करती है, फिर वेस्ट साउथ वेस्टवर्ड फ्लो करती है। हिमाचल प्रदेश में एंटर करने के बाद ये पंजाब के प्लेन्स में पहुंचती है नंगल में। इसके बाद ये बियास नदी के साथ मिल जाती है और
65 मील या 105 किलोमीटर का बॉर्डर भी क्रिएट करती है इंडिया पाकिस्तान के बीच में, पाकिस्तान में एंटर करने से पहले। सतलुज नदी ब्यास नदी से मिलती है हरिके नाम की जगह पे, जो कि फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट में है, पाकिस्तान में एंटर करने से पहले ही। और यहीं से थोड़े से आगे हम शुरुआत करते हैं इंदिरा गांधी कनाल की। ठीक है, इंदिरा गांधी कनाल की बात करें तो यह हरके बराज से स्टार्ट होता है, जो कुछ किलोमीटर आगे है, जहां पर सतलुज और ब्यास मिलते हैं पंजाब में। थार के डेजर्ट वाले रीजन में पानी ये पहुंचाता है, जिसका इस्तेमाल ड्रिंकिंग और इरिगेशन के लिए किया जाता है। नदियों से यूपीएससी अक्सर प्रश्न पूछती है। रिवर तीस्ता से 2017 में प्रश्न पूछा गया था। पहला स्टेटमेंट यह था कि रिवर तीस्ता का सोर्स वही है जो ब्रह्मपुत्रा नदी का है और ये सिक्किम से होकर फ्लो करती है। दूसरा यह है कि रिवर रंगीत जो सिक्किम में ओरिजिनेट होती है, ये रिवर तीस्ता की ट्रिब्यूटरी है। और तीसरा ये था कि रिवर तीस्ता जो है वो बे ऑफ बंगाल में फ्लो करती है इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर पे। कौन सा स्टेटमेंट सही है बताना था। देखिए, केवल दूसरा स्टेटमेंट ही सही है, पहला और तीसरा गलत है। पहला इसलिए गलत है बिकॉज इसका जो ओरिजिन है वो पाउंड्री ग्लेशियर है और ये इंडिया बांग्लादेश के बॉर्डर पर बे ऑफ बंगाल में नहीं मिलती है। तो आज के इस सेशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।